ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे ना हम। केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन हमने ये बोला था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। ये दो मेन चीज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम के साथ घटता है और जो प्रोडक्ट होता है वो टाइम के साथ बढ़ता है। तो किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो हमने पढ़ लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके का होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि दो तरीके के कौन कौन से रेट होते हैं। एक होता है एवरेज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट होता है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है, और इंस्टेंटेनियस रेट होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए निकाला जाता है या इंस्टेंट टाइम के लिए निकाला जाता है। उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट। तो दो तरीके के रेट भी पढ़ लिए थे और इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी कि ऊपर मोलैरिटी और नीचे टाइम, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। आज हमको क्या पढ़ना है? आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में, आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? हमने क्लास 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि जो तुम रिएक्शन करने जा रहे हो, उस रिएक्शन को करने में उस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी या कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है कि तुमने जो रिएक्टेंट लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम ली है तो उसका रेट कुछ और होगा, और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तुमने ज्यादा ली है तब उसका रेट कुछ और होगा। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। उसी लॉ ऑफ मास एक्शन से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? मैंने एक रिएक्शन लिखी, ए प्लस 2b गिव्स सी। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता था कि रेट ऑफ formation of the reactant is directly proportional to concentration of A into concentration of B की पावर 2। ऐसा हम लिखते थे। याद करो, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखते थे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में ऐसे लिखते थे इनको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी, और ये जो पावर जो 2 होता था ये पावर में चला जाता था, अगर 3 होता तो 3 पावर में चला जाता था। ये 11th में तुमने इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे थे। सेम कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ मास एक्शन का। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करके ही तुम्हारा रेट लॉ एक्सप्रेशन बना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन भी यही बोलता है किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लग रहा है उसमें जो कंप्लीट रोल होता है वो रिएक्टेंट का होता है। जैसे कि अगर आपको 1 लीटर पानी गर्म करना है और वही 5 लीटर पानी गर्म करना है, तो दोनों में टाइम अलग अलग लगेगा क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो रिएक्टेंट कितना ले रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड इसी पे डिपेंड करती है। तो हम लिखते हैं रेट is directly proportional to concentration of the reactant। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और पावर में लिख देती हूँ मैं एन। एन का मतलब जैसे हम लिखते हैं ना, 2 है तो उसको पावर में लिख दिया, 3 है उसको पावर में लिख दिया, तो रिएक्टेंट की पावर एन। इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो आएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर एन। अब जिसमें रेट भी आ गया, रेट कांस्टेंट भी आ गया, रिएक्टेंट भी आ गई, और फिर उसमें पावर भी आ गई, तो इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये जो कंप्लीट मैंने यहाँ पे लिखा है इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसमें कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इसमें कंसंट्रेशन होती है सिर्फ रिएक्टेंट की, इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं लिखी जाती है क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। हम ये पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। पावर होती है एन। अब यहाँ जो ये एन है, इसी एन को इस रिएक्शन का ऑर्डर बोल दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर पहली चीज पढ़नी है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन यही है कि जिसमें रेट भी आता है, रेट कांस्टेंट भी आता है, और कंसंट्रेशन आती है रिएक्टेंट की। दूसरी चीज क्या है कि व्हाट इज ऑर्डर? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की जो भी पावर होती है उसी को ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की जो भी पावर है उसी को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोला जाता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को
हम ये समझते हैं कि ऑर्डर अगर मैं रियल लाइफ से रिलेट करके बताऊं तो व्हाट इज ऑर्डर। अगर मैंने दो रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाई, मैंने लिखा H2 प्लस I2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ HI, ये एक रिएक्शन है। ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, इन दोनों के मिलने से गैस ही बन रही है। मैंने बोला अगर एक मॉलिक्यूल इसका जुड़ता है तो 2 मॉलिक्यूल HI बनेगा। अब भले ही मैं इसको 1000 ml ले लूं और इसको मैं यहाँ पे 1000 ले, तो ये 1000 ml है, इसको मैंने 1000 ml ले लिया और इसको मैंने 500 ml ले लिया, और कंसंट्रेशन इसके बाद मैं बढ़ा रही हूँ या घटा रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा HI का ही फॉर्मेशन होगा। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में किसी की कंसंट्रेशन पे जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसकी कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड कर रहा है, जैसे मान लो H2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। सिंपली अगर मैं बोलूं तो ऑर्डर का मतलब होता है कि रिएक्शन का जो रेट है वो कौन से रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, सिर्फ H2 पे, सिर्फ I2 पे, या दोनों पे। अगर किसी पे भी नहीं कर रहा है तो ऑर्डर 0 हो जाता है। तो सिंपली अगर ऑर्डर पूछा जाए, डेफिनेशन पूछी जाए, तो डेफिनेशन तो यही होगी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन की पावर होती है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन अगर मुझे रियल लाइफ से समझना है कि ऑर्डर का मतलब क्या है, तो ऐसी रिएक्शन जो हमको ये बताए कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कितने रिएक्टेंट है, उन कितने रिएक्टेंट में से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिसमें रेट डायरेक्टली डिपेंड करेगा, टोटल डिपेंड करेगा, वो है आपका ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर। अब जो हमारा ऑर्डर है रिएक्शन का, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, अगेन ये 3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। यानी कि ऑर्डर की वैल्यू इंटीजर्स में आती है, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 ही होगा, ऑर्डर 0 भी हो सकता है। ऑर्डर हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। किसी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बताया जा सकता है कि तुमने रिएक्शन लिखी, उसमें अपने आप से रिएक्टेंट की पावर लिख दी और तुमको ऑर्डर पता चल गया। तो ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला जाता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ऑर्डर की वैल्यू 0 भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है, होल नंबर भी आ सकती है, फ्रैक्शन भी आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर तुमको किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो तुमको क्वेश्चन में रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन होना चाहिए। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन नहीं है तो आसानी से ऑर्डर नहीं निकलेगा। मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन तुमको दिया ये, तो व्हाट इज ऑर्डर यहाँ पे? ऑर्डर मैंने बोला था रिएक्टेंट की पावर। रिएक्टेंट कौन कौन है? N2 भी एक रिएक्टेंट है, H2 भी एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट हो गए। एक रिएक्टेंट की पावर 1 है और एक रिएक्टेंट की पावर 3 है, दोनों को प्लस कर दो, आंसर 4 आ गया। ऐसे निकाला जाता है ऑर्डर। तो अगर ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको गिवन है तब तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ऑर्डर निकाल लोगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है ऑर्डर से वो यही है, सबसे सिंपल, सबसे सिंपल है ये दे दिया जाएगा आपको। और बोलेंगे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो जो पावर है वही उसका ऑर्डर है। पावर कितनी है? 3/2, आंसर 3/2, ऑर्डर इज 3/2। दूसरा मैंने बोला रेट है आपके पास के H2 O2 की पावर हाफ, ये लिखी मैंने। तो सिंपल, रिएक्टेंट की पावर यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट की पावर यहाँ पे 1/2 है, तो 1 + 1/2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका ऑर्डर का 3/2। ऐसे ही सबसे इजिएस्ट सवाल जो इस ऑर्डर के बनते हैं वो ऐसे आएंगे। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है? अगर मैं इस सेकंड वाले क्वेश्चन से डेफिनेशन समझाना चाहूं तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ, दोनों को जोड़ा है मैंने इसीलिए, द सम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन of the reactant present in a rate law expression is called order। किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की पावर को जब प्लस कर दिया जाता है तो उसी को ऑर्डर बोलते हैं। यही आपकी मेन डेफिनेशन है ऑर्डर की। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल भी जाएगी कि ऑर्डर इज द सम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन of the reactant present in a rate law expression is called order। It can either be 0,
इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी फ्रैक्शनल। और इंपॉर्टेंट बात क्या है ऑर्डर के लिए कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल नहीं है कि तुमने इक्वेशन देखी, तुमने बता दिया, तुमने खुद से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया। तुम किसी के लिए खुद से रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हो। ऑर्डर के ही बाद एक टर्म इसी के जैसे आती है, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी की इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर ही आएगी, मतलब या तो 1 या तो 2 या तो 3, ऐसा ही नंबर आएगी, 1/2 नहीं आएगी। दूसरा, ये हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। तीसरी, कैन नॉट बी जीरो। ऑर्डर आपको समझ में आ गया, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। ऑर्डर हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की पावर को प्लस करके मिलता है हमको। ऑर्डर हमारा जीरो भी हो सकता है। ये सारी बातें हमने ऑर्डर की पढ़ी। अब मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है तुमने एक रिएक्शन करवाई, उसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हुआ, तो उस रिएक्शन में या उस कोलिजन में उन दोनों ने जब आपस में रिएक्शन करी, तो कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे मैंने बोला H2 प्लस O2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2O, ये एक रिएक्शन है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि H2 का एक मॉलिक्यूल है, O2 का भी एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलैरिटी डायरेक्ट बता दूंगी 2। इसलिए मैंने बोला ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। थ्योरेटिकल वैल्यू होने का मतलब यही है कि तुम डायरेक्ट इक्वेशन को देख के इसे बता सकते हो। तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम ऑर्डर को लिखेंगे और जब भी हम मॉलिक्यूलैरिटी को लिखेंगे, तो इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन की निकाली जाती है, एलिमेंट्री रिएक्शन की निकाली जाती है। और व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तुमने एसिड लिया, तुमने बेस लिया, मिक्स किया, सॉल्ट बन गया, हो गई एलिमेंट्री रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप की जो रिएक्शन होती है, वहीं आप हमेशा मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हो। जो मॉलिक्यूलैरिटी है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में एक से ज्यादा स्टेप्स लगते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को लैब में अभी टाइट्रेशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना सिखाया। अब जो नेक्स्ट तुम्हारी प्रैक्टिकल की क्लास होगी, उसमें मैं तुमको बताऊंगी टाइट्रेशन करते कैसे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन को एक सिंगल स्टेप में नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर हम टाइट्रेंट और टाइट्रेट को अलग अलग करेंगे, उसके बाद आपको KMnO4 दिया जाएगा, उसके बाद आप टाइट्रेशन से पहले वॉल्यूम निकालोगे, उस वॉल्यूम को आप फॉर्मूले में पुट करोगे मोलैरिटी के, उसके बाद आपके पास टाइट्रेशन की वैल्यू से मोलैरिटी आएगी उस सॉल्यूशन की। यानी कि जो टाइट्रेशन की प्रोसेस है, वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में कंप्लीट कर दिया, तो उसको बोलेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। तो ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। और ऐसी रिएक्शन जो तुम सिंगल स्टेप में कंप्लीट कर देते हो, जैसे कि एसिड और बेस की रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। मिक्स करो, तुमने दूध लिया, तुमने उसमें नींबू डाल दिया, दूध फट गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन सिंगल स्टेप में जो कंप्लीट हो जाए, दोज आर एलिमेंट्री। और ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन की बता सकते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं बता सकते। तो यही मेन इंपॉर्टेंट है दोनों में, कि ऑर्डर हमेशा सारी रिएक्शन के निकाला जा सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है ना, वो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट था क्या? रेट कांस्टेंट था आपका रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। इसमें मैंने बोला था के को रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स।
सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है? ये यूनिट निकालने का फॉर्मूला है। किसकी यूनिट? रेट कांस्टेंट की, के की यूनिट। के की यूनिट निकालने का फॉर्मूला है। जैसे मैंने बोला, किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर आ रहा है वो जीरो ऑर्डर आ रहा है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो बताओ यूनिट क्या होगी? तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन 1 - n इज ऑर्डर। ऑर्डर कितना है? जीरो, लिखा जीरो, सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन को आप ओपन कर दो। व्हाट इज कंसंट्रेशन? मोल पर लीटर। पावर कितनी आएगी? +1, लिखने की जरूरत नहीं है, सेकेंड इनवर्स। तो अब देखो यूनिट क्या बन गई? मोल पर लीटर पर सेकंड, जीरो ऑर्डर की यूनिट होती है। तो वैसे ही अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 1 - 1 आएगा यहाँ पे, 1 - 1 इज जीरो, यानी कि कंप्लीट वैल्यू 1 बन जाएगी। सेकेंड इनवर्स यूनिट होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो यूनिट निकालने का सबसे इजी तरीका, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ऐसे रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाली जाती है। ओके, मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि इफ रेट इज इक्वल्स टू के, ये रिएक्टेंट दे दिया, इसकी पावर 3/2, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट? तो पहले तो ऑर्डर निकाल लेंगे, क्योंकि यूनिट के लिए ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है? पावर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट CH3CHO है, इसकी पावर है 3/2, तो हमारा ऑर्डर भी आ जाएगा 3/2। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। वैल्यू पुट करोगे, कंसंट्रेशन की पावर 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके बनेगा कंसंट्रेशन की पावर -1/2 सेकेंड इनवर्स, ऐसे। कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, तो यहाँ लिखेंगे मोल पर लीटर की पावर -1/2 सेकेंड इनवर्स, बाकी आगे मल्टीप्लाई करते जाना है। तो मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2 सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट आ गई किसकी? 3/2 के लिए। सिर्फ सिंपल सॉल्व करना है, फिर इसको आगे ना आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कंसंट्रेशन की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, फिर कंसंट्रेशन को आपको लास्ट में ओपन करना है मोल पर लीटर, और ये जो भी वैल्यू आई है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, बस यूनिट आ जाएगी आपकी। चलो यहाँ पे मैं कुछ रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं मिटाती। क्वेश्चन है आपके पास, इफ रेट इज इक्वल्स टू के H2O2 की पावर हाफ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ, सॉल्व करके क्या आएगा? अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमको क्या दिए हो सकते हैं कि ये वाले तो हमने कर लिए कि जब भी हमको किसी रिएक्टेंट की पावर गिवन होगी तो हम वहां से यूनिट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी ऑर्डर से और रेट कांस्टेंट से 6 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तरीके के क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बता दिए। पहले तरीके के क्या है? तुम्हें रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन देने के बाद तुमसे पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है और इसमें यूनिट क्या आएगी। सबसे इजी है। सेकंड क्या पूछा जाता है? सेकंड टाइप का क्वेश्चन, टाइप 2, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे मैंने लिखा 0.52 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट दे दी जाएगी। और ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं दिया, सिर्फ आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया है के, और उससे बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल क्या करेंगे हम, इस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लिखा हो, 1 लाख लिखा हो, हमें कोई मतलब नहीं है उस वैल्यू से। आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे लीटर को। अगर यूनिट पहले से दे रखी है तो आपको लीटर को देखना है। लीटर की पावर कितनी है? -1 है, सिर्फ उसमें 1 ऐड कर दो, आंसर आएगा 0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये।
तो टाइप टू क्वेश्चन क्या है कि अगर क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू पहले से दे रखी है तो वहां पर हमेशा लीटर को ढूंढना है। अगर वहां लीटर नहीं है तो लीटर की पावर जीरो रही होगी, ये याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया 1.25 10 की पावर -9 सेकंड इनवर्स। यहां लीटर नहीं लिखा हुआ है, मैंने बोला सिर्फ लीटर को ढूंढना है। अब लीटर तो यहाँ पे है नहीं, जब लीटर नहीं है तो लीटर की पावर जीरो रही होगी। वन ऐड कर दो, आंसर आ गया वन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर वन आ गया। तो टाइप वन क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन होगा, तुम्हें यूनिट बतानी है। टाइप टू क्या है, तुम्हें यूनिट गिवन होगी, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू तुमको गिवन होगी, बस तुमको ऑर्डर निकालना पड़ेगा। टाइप थ्री के क्वेश्चंस, इफ इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे दी जाएगी ए टू बी, एक रिएक्शन है ए टू बी, रिएक्टेंट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। एक रिएक्शन है, उसमें जो रिएक्टेंट है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, अगर हम ए की कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ा देते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूछा जाता है। ये है टाइप थ्री क्वेश्चन। पहला टाइप कौन सा था, जिसमें आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन देके यूनिट और ऑर्डर दोनों पूछी गई थी। टाइप टू कौन सा था, जिसमें आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी थी, वहां पे आपको यूनिट निकालनी थी, यूनिट से आपको ऑर्डर निकालना था। टाइप थ्री क्या है, इसमें आपको एक रिएक्शन दी जाएगी और रिएक्शन के लिए ये बोला जाएगा कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है ये सेकेंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अगर हम इस ए की कंसेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा दें, 4 गुना बढ़ा दें, तो क्या होगा रिएक्शन की रेट पे फर्क। यहाँ पे मुझे एक वर्ड दिख रहा है, सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब पावर होता था, तो यानी कि रेट इज इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट उसने ए दिया था, उसकी पावर टू रही होगी। ये बात सही है, क्योंकि उसने सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स लिखा हुआ ना, सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर इज पावर, रिएक्टेंट की पावर टू रही होगी, तभी उसने सेकंड ऑर्डर वर्ड यूज किया है। इसको तो बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन। तब मैं इसको भी मिटा देती हूँ, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स वाला हो चुका है खत्म। अब क्या बचा, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 4 टाइम, अगर 4 गुना में बढ़ा देती हूँ तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू के, ए की जगह लिखूंगी 4 है, 4 गुना बढ़ाना है, होल स्क्वायर। सिंपल क्या करो, ये जो 4 है इसको इस ब्रैकेट से बाहर निकालना है। कैसे निकलेगा, 4 ऊपर स्क्वायर भी है, बाहर क्या आएगा, 16 के ए स्क्वायर। तो आंसर हम बोलेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, विल इंक्रीज 16 टाइम, 16 गुना रेट बढ़ जाएगा रिएक्शन का। ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये था कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है, और अगर उस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो फिर रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इतना सब कुछ तो तुमको लिखना है जब तुम आंसर लिखोगे बोर्ड्स में। लेकिन अगर डायरेक्ट आंसर निकालना है तो दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दे रखा है 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर होगा, आंसर 16। 3 गुना बोला है तो 3 का स्क्वायर होगा 9। 2 गुना बोला है 2 का स्क्वायर, आंसर 4। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आंसर निकाल के स्टेप्स को मत रिड्यूस कर देना, स्टेप्स आपको यही लिखना है। स्टेप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड्स में, बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। डायरेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर क्या है उसके लिए आप इतना सोच सकते हो। ठीक है, ये है तुम्हारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप का ही सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। दो रिएक्टेंट है, एक ए है और एक बी है। ए का ऑर्डर मतलब ए की पावर फर्स्ट ऑर्डर मतलब वन है, बी की पावर यानी कि बी का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर यानी कि टू है। तो व्हाट विल हैपन इफ ए
increases 2 times. Second, A and B increases 4 times. Both reduces to half. तो क्वेश्चन से रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको बनाना आना चाहिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा? रेट इज इक्वल्स टू के। पहला रिएक्टेंट ए है, ऑर्डर 1 है, तो ए कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। सेकंड बी भी है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। तो ए की पावर 1 थी, तो 2 की पावर 1, यानी कि आंसर 2। सेकंड वाले में क्या है? ए एंड बी इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो ए की पावर तो 1 है, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1। फिर बी की पावर 2 है, यानी कि 4 की पावर 2, यानी कि 16। तो 16 4 जा 64, 64 आंसर आएगा सेकंड पार्ट का। और थर्ड में दोनों को हाफ, रिड्यूस टू हाफ, यानी कि 1/2 लिखना है दोनों की जगह। ठीक है, ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। ये वाला देखो, ये जो ये वाला पेज है ना तुम्हारा, ये है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3.4। इसमें ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल में तुम्हारे टाइप 2 के क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व कर रखे हैं दोनों, उसमें तुमको यूनिट निकाल के बता रखी है। फिर मॉलिकुलैरिटी स्टार्ट हुआ चैप्टर में। यहाँ जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको देखो। पहला है कि एक रिएक्शन है A प्लस बी, द रेट लॉ इज गिवन बाय। रेट लॉ तुमको डायरेक्टली दे दिया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? तो ऑर्डर तो सिंपल है, पावर को प्लस कर दो। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि एक्स से वाई बन रहा है। रिएक्टेंट कौन हुआ? एक्स। एक्स की पावर 2 दे रखी है, मतलब क्वेश्चन में। इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई? यानी कि अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, बस यही पूछा है। इसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये जो एक्सरसाइज का 3.1 वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में 3.1, इसमें देखो फर्स्ट है कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दे ही रखा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको इसमें बताना है। जैसे फर्स्ट वाला है H2O2 की पावर 1, आई नेगेटिव की पावर भी 1, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, ये वाला करना है आपको। 3.6 वाला देखो, ये भी ऐसा ही है, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आर रिएक्टेंट। 3.6 वाला। और 3.9 करना है आपको। 3.1, 3.6, 3.9। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आसान ही लगेंगे ये वाले सारे, क्योंकि कुछ नहीं है उन क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, मॉलिकुलैरिटी आपका कंप्लीट हो गया है। दोनों में डिफरेंस हमने पढ़ लिया कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, मॉलिकुलैरिटी आपका जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, मॉलिकुलैरिटी कभी भी जीरो नहीं होती है, ये सब पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने टाइप 3 तक पढ़ लिया, टाइप 6 तक पढ़ना है हमको। टाइप 1 पढ़ लिया, टाइप 2 पढ़ लिया, टाइप 3 पढ़ लिया। उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करने, अपने खुद से सॉल्व करोगे ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो जितने भी टाइप्स हैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। और टाइप्स भी हैं इसके, वॉल्यूम वाला भी आता है इसके बाद। लेकिन पहले ये वाले समझो, ये क्लियर होने चाहिए, तभी आगे का पढ़ना। और हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना सीखा। कंसंट्रेशन की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, ये पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आपको यूनिट निकालनी होती है।